प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से। और मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं पर्यावरण विधि में आज का टॉपिक। जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा है कि संविधान में पर्यावरण से संबंधित क्या क्या प्रोविज़न हैं और कहाँ कहाँ पर्यावरण से संबंधित प्रावधान दिया गया है और क्या क्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य बोर्ड, केंद्र बोर्ड क्या क्या इस पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं। जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि पर्यावरण स्वस्थ शरीर मस्तिष्क के लिए पर्यावरण का शुद्ध होना बहुत ही ज़रूरी है। और पर्यावरण शुद्ध कैसे होगा, जैसे कि अपन सबको ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे भी लगाने पड़ेंगे। फिर आज पढ़ते हैं संविधान और पर्यावरण संरक्षण की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी यही कहकर शुरू होती है कि भारत के लोग पूरी तरह से एक समाजवादी देश के रूप में भारत का गठन करने का संकल्प लेते हैं। यह इंगित करता है कि हमारा संविधान हमें समाज के समाजवादी स्वरूप से प्रभावित करता है। इस प्रकार व्यक्तिगत समस्याओं का ध्यान केंद्रित करने के बजाय पहले सामाजिक समस्याओं से निपटने और हल करने के उद्देश्य से के जनता के हित में जो है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब अपने जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है वो भी कहाँ से शुरू हो रही है, हम भारत के लोग समाजवादी, तो मतलब अपने को स्वस्थ सुरक्षित रहने के लिए और मतलब संविधान में कहाँ कहाँ पर्यावरण से संबंधित प्रोविज़न है, क्या क्या प्रावधान है, कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है, सरकारें क्या इसके मामले में कदम उठा सकती हैं। आगे है निर्धारित सीमा से अधिक वायुमंडल में प्रदूषकों की उपस्थिति प्रमुख सामाजिक मुद्दों में से एक है। यह न केवल जीवित प्राणियों के स्वतंत्र स्वास्थ्य का भी शोषण कर रहा है बल्कि प्रत्येक दिन पर्यावरण की गुणवत्ता को भी खराब कर रहा है। मतलब जो वायुमंडल में प्रदूषक जो कि पहले पढ़ चुके हैं, ठोस द्रव्य पदार्थ ऐसे जो कि प्रदूषक है वायुमंडल में फैल के और वायु को जो कि प्रदूषित करते हैं। आगे प्रस्तावना का मूल उद्देश्य समाजवाद है और पर्यावरण को सभी प्रकार के प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए कड़े कदम उठाकर इसे पूरा करना राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य के दायित्व में आगे न केवल प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करना शामिल है बल्कि सभी जीवित प्राणियों के लिए एक सभ्य मानक भी है। मतलब राज्य का भी दायित्व है, सरकार का भी दायित्व है, जो कि जैसे कि संविधान में मूल अधिकार भी दिए गए हैं नागरिकों को और संविधान में फिर जो कि नीति निर्देशक तत्व में हैं और नागरिकों का मूल कर्तव्य भी बताया गया है, जो कि मूल कर्तव्य में आर्टिकल 51(1) के अंतर्गत दिया हुआ है। फिर नीति निर्देशक तत्वों में राज्य सरकार पर भी दायित्व सौंपा गया है कि वह सही पर्यावरण के लिए आवश्यक समय समय पर आवश्यक रूप से कदम उठाए। फिर भारत के सभी नागरिक सुरक्षित स्वतंत्रता का इरादा रखते हैं जिसमें न्याय हासिल करना भी शामिल है। न्याय की व्याख्या और कई रूपों में की जा सकती है। इस प्रकार नागरिकों को पर्यावरण न्याय का अधिकार है। पर्यावरण का बढ़ता क्षरण जीवों के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना जीवन के प्रत्येक दिन में एक महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि इसे अनदेखा करना बड़े पैमाने पर पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करेगा। कि राज्य का भी कर्तव्य है कि वह सभी प्रावधानों का पालन करें, जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ कि नीति निर्देशक तत्व जो भी हैं। और क्योंकि भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है इसलिए देश के नागरिकों को राज्य के आचरण और सरकार द्वारा समय समय पर लिए जा रहे प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है। पर्यावरण को बहाल करने के लिए समय समय पर बहुत ही ध्यान देना आवश्यक है कि ऐसी कोई भी वस्तुएं चीज़ें, जैसे कि अपन भी कई बार क्या करते हैं, कचरा ले लेते हैं, हाथ में फेंक देते हैं, तो उससे भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और कूड़ा करकट अपन जैसे नदियों में नाले में डाल देते हैं कूड़ा करकट, उससे भी बहुत ही पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। अपन सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना है और ये मतलब जन जन तक इसका एक कैसे भी अभियान चला के और पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपन जागरूक कर सकते
सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कौन से मानक हैं निर्धारित हैं, उन मानकों की जो मानक निर्धारित हैं उसकी समय सीमा से बाहर अपने को नहीं जाकर पर्यावरण को बचाना है। एक पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपन पेड़ पौधे लगा सकते हैं और हरे पेड़ों को न काटें के। और गांव में जैसे ईंधन वगैरह जलाते हैं, कितनी धुआं आती है, तो उनको थोड़ा सा अपन जागरूक करें कि ये ईंधन वगैरह की बजाय अन्य कोई साधन जो हैं वो अपनाएं, तो प्रदूषण को बहुत कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। न केवल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण भी है, ध्वनि प्रदूषण भी है। जैसे ध्वनि प्रदूषण, रात को सरकार ने भी रोक लगाई, बहुत बार रोक लगा चुकी है, लगाती भी रही है कि भाई 10 बजे बाद लाउड स्पीकर वगैरह न चलाएं। कई बार तो 10वीं 12वीं एग्ज़ाम बोर्ड में भी बच्चे बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, और न केवल एग्ज़ाम में डिस्टर्ब बल्कि अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही हानिकारक हैं। क्यों ये प्रदूषण जो बढ़ता जा रहा है, इसके कारण मानव का स्वभाव चिड़चिड़ापन हो रहा है और बहरापन भी हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण से, साथ ही साथ वायु प्रदूषण से फेफड़ों की खराबी, अस्थमा, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो अपन सबको मिलकर संकल्प लेना होगा और एक प्रदूषण पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा अपन स्वच्छ और शुद्ध रखने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा। वैसे तो नेक्स्ट टॉपिक में और पढ़ेंगे, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में खूब दिए गए हैं। खूब सारे केस इन लॉ भी हैं। आप विधि के विद्यार्थी हैं तो आपको केस इन लॉ पर भी ध्यान देना जरूरी है। चलो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।